हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। और आज फिर मैं आपके सामने विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर रात के 8:30 बजे आपके सामने उपस्थित। और जैसा कि क्लास में मैंने आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन कंटेंट ऐसे कराए हैं, बहुत सारे बेसिकल क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, और ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन भी आपको कराए हैं जो बहुत ज्यादा आपने पहले पढ़े नहीं है, अनटच आपके रहे हैं। और आज फिर मैं विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ आपके सामने 8:30 बजे सभी स्टूडेंट अपना सभी वर्क छोड़कर विविध एक्सप्रेस की क्लास को ज्वाइन करें और वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देंगे और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और वही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस सेटों में जो आए हैं वही मैं आपको यहाँ पर डिक्टो कराता हूँ। क्लियर? तो सभी स्टूडेंट विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ जुड़िए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए आप, बाघ गुफाएं भारत में कहां पर हैं? बाघ गुफाएं भारत में कहां पर हैं? पहला क्वेश्चन ये आपके लिए है, बोलिए आप सभी स्टूडेंट, यहीं अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं, बाघ गुफाएं भारत में कहां पर है। और लगाइए सभी स्टूडेंट, बाघ गुफाएं यानी कि सैलों को काटकर बाघ गुफाएं बनाई गई हैं और ये भारत में कहां पर है? लिखिए सभी स्टूडेंट, महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम कहां पड़ता है? तमिलनाडु। और महाबलीपुरम में एकाश मंदिर भी है, एकाश मंदिर का निर्माण भी महाबलीपुरम में है। लिख सकते हैं आप, महाबलीपुरम का एकाश मंदिर बोलते हैं इसके लिए। क्लियर? तो आपके लिए सिर्फ पहला क्वेश्चन था बाघ गुफाएं भारत में कहां पर है, तो आपका आंसर क्या आएगा? महाबलीपुरम, तमिलनाडु। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन लिखिए आप, भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन कौन सा है? उसका नाम क्या है? भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन का नाम क्या है? आईरो ट्यूना। सभी स्टूडेंट नोट करें, आईरो ट्यूना, इसे नोट करें सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, कौन से एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे आज की क्लास में, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लगाओगे कौन सा उस क्वेश्चन उसका राइट है। लिखिए आप सभी स्टूडेंट, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? अब 4 ऑप्शन आपको यहां दिखाई देंगे। 4 ऑप्शन में आप देखोगे, आप कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? नंबर 1 CO2, नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 मीथेन और नंबर 4 जलवाष्प। तो सभी स्टूडेंट लगाएं अपने कमेंट बॉक्स में, इसमें कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं में क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपको इन 4 में से बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन 1 राइट है या 2 राइट है, 3 या 4 राइट है? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स लाए। बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा भी दिया है, आंसर आपका आएगा ऑक्सीजन। तो मैंने आपको कई बार बता रखा है, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं वो कितनी है? 4 हैं। 3 आपको यहाँ ऑप्शन में दिखाई पड़ रही हैं, CO2, मीथेन, जलवाष्प और नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी जिसको हम बोलते हैं मीना का जलवा। तो यहां पर कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और एक क्वेश्चन आपके लिए, ग्रीन हाउस गैस में सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी है? CO2। अगर जिम्मेदार या उत्तरदायी गैस कह के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेब ब्राउजर है, 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, तो आपको उसमें आंसर बताना है। वेब ब्राउजर है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए आप सभी स्टूडेंट, वेब ब्राउजर है। आपको 4 ऑप्शन यहां मिलेंगे, लिखिए आप सभी, लिनक्स, फेसबुक, मोजेल फायर बोलते हैं इसे,
मोजेल या मोजिल बोल सकते हैं आप, मोजिला, मोजिला कहते हैं इसको, मोजिला पूरा नाम मोजिला, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या आएगा, यानी कि लिनक्स, फेसबुक, मोजिला या नन ऑफ द एबव। तो सभी स्टूडेंट लगाएं अपने कमेंट, बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में आंसर सही लगा भी दिया है। आंसर इसका आएगा मोजिला एक वेब ब्राउजर है। क्या है, वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट लिखिए आप, यानी कंप्यूटर की जो त्रुटि होती है उसको हम क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए आप, इसमें कंप्यूटर की त्रुटि को क्या कहते हैं। कंप्यूटर की त्रुटि क्या कहलाती है, सीधा आंसर बताइए, बग। यानी कंप्यूटर में जो एरर आता है, कंप्यूटर में जो एरर आता है उसको क्या कहते हैं, बग कहते हैं। एग्जाम में कितनी बार एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत जनरली बेसिकली क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है। निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है। तो सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं, निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है। इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, मायोपिया, मायोपिया। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बट लाइट फिजिक्स में लाइट का टॉपिक चलेगा तो वहां आपका एक कंप्लीट करा दिया जाएगा और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। एक क्वेश्चन और देखिए आप, हाइपरटेंशन किसे कहते हैं। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन किसे कहा जाता है। हाइपरटेंशन अपना में कैसी डिजीज है, कैसी बीमारी है। एक होता है हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, दोनों में डिफरेंस क्या है अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। एक होता है हाइपरटेंशन, एक आपका हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर क्या होता है, बीपी अधिक होता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बीपी रक्तचाप ज्यादा हो जाए तो कौन सी डिजीज, हाइपरटेंशन। अगर हाइपोटेंशन में बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। आपको शॉर्ट में याद करना है, क्लियर। यानी कि एक क्वेश्चन और यहां पर देखोगे आप, सामान्य का यानी सामान्य मानव का रक्तचाप कितना होना चाहिए। सामान्य मानव का रक्तचाप कितना होना चाहिए, बड़ा जनरली क्वेश्चन है। सामान्य मानव का रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120/80, 120/80। अगर ये 120 से ज्यादा जा रहा है तो क्या है, हाइपरटेंशन, और 80 से कम हो रहा है तो हाइपोटेंशन। देख लो आप, 120 से ज्यादा गया तो हाइपरटेंशन और 80 से कम हो गया तो हाइपोटेंशन। यानी बीपी कम होता है हाइपोटेंशन में और हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर अधिक हो जाता है, क्लियर। तो यानी मानव का सामान्य ब्लड प्रेशर रक्तचाप कितना होता है, 120/80 होता है। अगर ये बढ़ रहा है तो हाइपरटेंशन और घट रहा है तो हाइपोटेंशन, क्लियर। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। लिखिए आप सभी स्टूडेंट, सबसे बड़ी WBC सेल्स कौन सी होती है। सबसे बड़ी WBC सेल्स कौन सी होती है। सीधा आंसर है, सीधा क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे, सबसे बड़ी WBC सेल्स कौन सी होती है। सभी स्टूडेंट लगाएं, मोनोसाइट, मोनोसाइट, मोनोसाइट सेल सबसे बड़ी सेल्स होती है WBC की। और WBC के बारे में आपको पढ़ा दिया है। WBC का निर्माण कहां होता है, WBC का फुल नेम क्या है, WBC का मुख्य कार्य क्या है। WBC का मेन फंक्शन होता है बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखना, बॉडी की रेसिस्टेंट पावर को बढ़ाए रखना, क्लियर। सभी स्टूडेंट एक क्वेश्चन लिखोगे आप, BCG का टीका, BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए यूज में लाया जाता है। BCG का टीका कौन सी बीमारी की रोकथाम के लिए, टीबी की रोकथाम के लिए, टीबी की रोकथाम के लिए BCG का टीका दिया जाता है। BCG एग्जाम में कई बार BCG का फुल नेम भी एग्जाम में पूछा गया है, तो सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में BCG का फुल नेम भी लगा सकते हैं। BCG का फुल नेम है बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, क्लियर। तो कई बार BCG में C का अर्थ या G का अर्थ भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। BCG यानी कि बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। अब टीबी जो रोग है ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है, टीबी जो बीमारी है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है
और वो कौन सा बैक्टीरिया है जो टीबी रोग करता है, यानी उसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या इस टीबी के और भी नाम है? क्या इस टीबी के और भी नाम है? इस टीबी के और नाम है तपेदिक, तपेदिक, यक्ष्मा, यक्ष्मा, तपेदिक, यक्ष्मा, और क्या बता सकते हैं आप इसके लिए? तपेदिक, यक्ष्मा, एक नाम और है, उसे आप देखिए अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए कि तपेदिक यक्ष्मा के बाद टीबी का एक नाम और है, वो कौन सा है वो आपको लगाना है। एक इंग्लिश का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और टीबी रोग से बॉडी का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट लगाइए कमेंट बॉक्स में। तो अगर किसी को टीबी हो जाए तो बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो टीबी से प्रभावित हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है, और वहां पर ये बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं और वहां से उस पार्ट को यानी कि डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। बताइए बॉडी का वो कौन सा पार्ट जो टीबी रोग से वो प्रभावित होता है? लंग्स, यानी लंग्स को प्रभावित करता है। आपका जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस भी बॉडी के कौन से पार्ट को इफेक्टेड कर रहा है? लंग्स को इफेक्टेड कर रहा है। किसको कर रहा है? लंग्स को प्रभावित कर रहा है। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सभी स्टूडेंट। वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितना आसान क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट लगाएं। वर्तमान केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भारत में कितनी हो गई है? 4 ऑप्शन भी आपको दिए जाएंगे, 9, 8, 7, 6। 9, 8, 7, 6। तो भारत में वर्तमान कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट लगाइए आप, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9 है या 8 हैं? अब है 8। पहले कितने हो गए थे? 9। अब कितने रह गए? 8। क्लियर? सभी स्टूडेंट नोट करें। भारत में वर्तमान, यही एक क्वेश्चन और देख लो आप, अगर यही क्वेश्चन रख दे वर्तमान राज्य कितने हैं? भारत में वर्तमान राज्य कितने हैं? वर्तमान राज्य की बात करोगे तो 28। तो कितने हो गए थे? 29। यानी J&K खत्म हो गया। J&K राज्य को क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अब घटकर अब कितने हो गए? 28। तो वर्तमान राज्य कितने हैं? 28। वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। और ये पहले कितने हो गए थे? 9। लेकिन अब ये कितने हो गए? 8। अब कितने हो गए? 8। दोनों क्वेश्चन को नोट करें या इनका स्क्रीनशॉट करें। एक क्वेश्चन आगे लिखें सेम, किसका प्रयोग करके वेब पेज को बना सकते हैं? वेब पेज किसकी यूज से हम बनाते हैं? 4 ऑप्शन मैं आपको दूंगा। लिखो सभी स्टूडेंट, किसका प्रयोग करके वेब पेज बना सकते हैं? अब आपको इसमें 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो 4 ऑप्शन में आपको क्लिक करना है कि कौन सा आंसर राइट आएगा। लिखिए आप सभी स्टूडेंट, HTTP, STMP, HTML, HTML और FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है FTP। तो बताइए इन चारों में से कौन सा है जिसके द्वारा हम वेब पेज का प्रयोग, वेब पेज बना सकते हैं इनका यूज करके? बताइए HTTP आएगा, HTMP आएगा, HTML आएगा, FTP आएगा। तो बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लगा भी दिया है। इसका ऑप्शन राइट आएगा C, HTML के द्वारा, HTML के द्वारा यानी कि वेब पेज बनाया जा सकता है, वेब पेज बना सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक बाइट में कितने नंबर होते हैं या उसकी कितनी कैपेसिटी होती है? एक बाइट बराबर कितना होता है? मैं आपको यहां पर भी 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, 8, 4, 16, 32। बताइए आप सब स्टूडेंट, एक बाइट बराबर कितने होते हैं? एक बाइट बराबर कितने होते हैं? सब स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं। एक बाइट बराबर होते हैं, सब बहुत बच्चों ने कमेंट्स में लगा भी दिया है, 32। एक बाइट का जो वैल्यू हो कितना होता है? 32 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सभी स्टूडेंट, सर्वाधिक साधारण प्रकार का कांच कौन सा होता है? सर्वाधिक साधारण प्रकार का कांच कौन सा होता है? लिखिए आप सभी स्टूडेंट। सर्वाधिक साधारण प्रकार का कांच कौन सा होता है? आपको इसमें भी 4 ऑप्शन दिखाई देंगे
और 4 ऑप्शन देखने के बाद आपको अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लगाना है। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सर्वाधिक साधारण प्रकार का कांच आपसे यहां पूछा जा रहा है। लिखिए पायरेक्स, सोडा कांच, पायरेक्स, सोडा कांच और आपका कठोर कांच। कठोर कांच ऑप्टिकल, कठोर कांच और ऑप्टिकल कांच, ऑप्टिकल कांच। तो आप इन चारों में से देखिए आप कौन सा ऑप्शन राइट है, एक कौन सा एक साधारण टाइप्स का आपका ग्लास कांच है। तो इसका आंसर आएगा बी। बहुत बच्चों ने लगा दिया अपने कमेंट बॉक्स में, सोडा कांच एक साधारण टाइप्स का ग्लास है। तो आप इसका ऑप्शन राइट क्या आएगा, बी आएगा, सोडा कांच। क्लियर। सभी स्टूडेंट आगे नेक्स्ट लिखिए आप, भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना कौन सी सन में हुई है। भारत की आकस्मिक निधि, मैंने आपको संविधान पढ़ाया था तो उसमें आकस्मिक निधि के बारे में आपको लिखवा दिया है। आकस्मिक निधि वो फंड होता है जिसे आपात स्थिति के लिए बनाया जाता है, आपात स्थिति के लिए बनाया जाता है। आकस्मिक निधि की स्थापना भारत में कौन सी सन में है। सभी स्टूडेंट 4 ऑप्शन लेंगे और उसके बाद अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लगाएंगे। आंसर आएगा क्या, आकस्मिक निधि। आप अभी संविधान पढ़ोगे, आप दोबारा से जो 13-14 वीडियो बनाई है मैंने आपको संविधान के लिए, आप उन्हें स्पेशल अच्छे से वॉच कर सकते हैं। और साइंस के बाद जो संविधान बचा हुआ है वो भी आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा, फिर आपका कभी संविधान कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर। तो आकस्मिक निधि की स्थापना कौन सी सन में है। 4 ऑप्शन आपको यहां दिया है, 1952, 1956, 1960, 1962। तो सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं कि आकस्मिक निधि की स्थापना भारत में कब हुई है। तो बहुत बच्चों ने आंसर लगा भी दिया है, इसका आंसर आएगा 1952, 1952। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। क्लास को लास्ट तक वॉच करें, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, प्रैक्टिस आपकी हो रही है साथ के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन कंटेंट ऑब्जेक्टिव में मैं आपको ऑप्शनल भी रख रहा हूं, लाइन टू लाइन भी आपको दे रहा हूं क्वेश्चन। क्लियर। तो विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ बने रहें, ये आपकी जीएस की रीढ़ की हड्डी है। इस क्लास को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, इस क्लास को डेली वॉच करें और 8:30 बजे अपने सारे वर्क छोड़कर इस क्लास से आप जुड़ जाएं और क्लास के लास्ट तक बने रहें। क्लियर। लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब से है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब से है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें सभी स्टूडेंट 4 ऑप्शन लिखें। 2 अक्टूबर 2014, 28 अगस्त 2015, 28 नवंबर 2016 और 28 अगस्त 2014। क्लियर। तो मैंने आपको ये ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन आपके सामने ये हैं। आप आंसर लगाइए कि कौन सी डेट और सन आएगी जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या था कि लोगों के इसमें यानी कि बैंक के अंदर जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोलने की जो प्रोसेस थी उसको ही प्रधानमंत्री जनधन योजना कहते हैं। और इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 और ये क्वेश्चन अपना रिकॉर्ड बनाए हुए योजना जब से स्टार्ट हुई है 28 अगस्त 2014। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, लिखिए आप नेक्स्ट, साधारण यानी सागर माथा किसे कहा जाता है। कितना आसान क्वेश्चन आपके सामने आया है। सागर माथा कौन से पर्वत के लिए बोला गया। सागर माथा कौन सा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट। वेरी गुड, बहुत बच्चों ने लगा दिया है, माउंट एवरेस्ट के लिए बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट। अब बताइए माउंट एवरेस्ट इसकी पोजीशन कौन से देश में है। यही माउंट एवरेस्ट की पोजीशन कौन से देश में है, नेपाल में है। क्या ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर इसकी हाइट है, समुद्र के तल से काउंट होती है। क्लियर। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सभी स्टूडेंट, इंदिरा पॉइंट का पहला नाम क्या था। इंदिरा पॉइंट का पहला नाम क्या था। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, इंदिरा पॉइंट का पहला नाम बताइए क्या है। यानी पिगमेलियन
पॉइंट। अब आप एक क्वेश्चन यहां पर बताओगे इंदिरा पॉइंट की जो पोजीशन है कहां पर है, ये इंदिरा पॉइंट कहां पर है, यानी कि कहां पर है बताइए आप सभी, कौन सी दिशा में आता है इंदिरा पॉइंट, यही दक्षिणी अंतिम बिंदु, दक्षिणी अंतिम बिंदु, दक्षिणी अंतिम बिंदु क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। क्लियर, दक्षिणी अंतिम पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। इसका पहला नाम क्या था, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। क्लास को लास्ट तक वॉच करें और क्लास के साथ बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा है। सभी स्टूडेंट नोट करें, अंतरिक्ष में भेजा गया, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला कृत्रिम आर्टिफिशियल उपग्रह का नाम क्या है। आपको 4 ऑप्शन यहां दिए जाएंगे, तो आपको बताना है कि अंतरिक्ष में सबसे पहला आर्टिफिशियल मानव निर्मित सैटेलाइट कौन सा है। क्लियर, वोस्तोक फर्स्ट, वोस्तोक फर्स्ट, ये आपका पहला ऑप्शन है, वोस्तोक फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक फर्स्ट। और तीसरा ऑप्शन आपको मिला है पायोनियर फर्स्ट, पायोनियर फर्स्ट। और नंबर 4 आपका सीयूज फर्स्ट, सीयूज फर्स्ट। तो बताइए आप प्यारे स्टूडेंट कि इस 4 ऑप्शन में कौन सा आर्टिफिशियल, इनमें कौन सा सैटेलाइट आएगा जो सबसे पहले अंतरिक्ष गया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अपने कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट स्पीड के साथ आंसर लगाएं, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट आएगा, फर्स्ट, सेकंड, ए, बी, सी, डी। बताइए सभी स्टूडेंट, बहुत बच्चों ने लगा भी दिया है, आंसर आएगा स्पुतनिक फर्स्ट। अब क्वेश्चन यहां उठता है कि ये किसने भेजा। यहां पर एक क्वेश्चन और आप देख सकते हो, इसको किसने भेजा, 4 अक्टूबर 1957 रसिया के द्वारा, रूस द्वारा, रसिया कंट्री, पूर्व सोवियत संघ, उस टाइम इसका क्या नाम था, पूर्व सोवियत संघ द्वारा 4 अक्टूबर 1957 में पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा रसिया ने। नाम क्या है, स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक फर्स्ट। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएंगे, क्लास को लास्ट तक वॉच करें, क्लास को बिल्कुल छोड़े नहीं, क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहें। ये विविध एक्सप्रेस की क्लास आपके जीएस के लिए रीढ़ की हड्डी है। आप दिल्ली पुलिस का पेपर दो, कोई भी एग्जाम दो, आपकी परीक्षा फेल नहीं होगी, मेरे साथ आप बने रहिए। अगर क्लास को बराबर वॉच कर रहे हो आप, तो आपका जीएस, आपका मॉरल इतना हाई हो जाएगा, जीएस का कोई भी पेपर, किसी भी ऑल इंडिया एग्जाम कहीं भी आप दो, कोई पेपर आपका गलत नहीं होगा, सब में आपका नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आप। सभी स्टूडेंट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लिखिए आप, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब से है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ भारत में कब से है। यहां पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको लगाना है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो शुरुआत है, जो प्रारंभ है, वो कब से है। सभी स्टूडेंट लिखिए 1960, 1962, 1965, 1969। 4 ऑप्शन यहां दिखाई दिए आपको, ए, बी, सी, डी। 1960, 1962, 1965, 1969। बहुत सारे बच्चों कमेंट्स में लगा भी रहे हैं और गलत भी लगा रहे हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन पहली बार आप यहां पढ़ रहे हो, आप पहली बार ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, जब पहली बार आ रहे हैं तो आपके याद भी होंगे और आगे आपका मॉरल भी हाई होगा। क्लियर, तो इसमें आएगा आंसर बी ऑप्शन राइट है, 1962। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, इसके बाद पहले नोट कीजिए इसको। एक संविधान का क्वेश्चन लिखिए आप, संविधान सभा के उद्घाटन सत्र अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन आपके सामने है। संविधान सभा के उद्घाटन सेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। सभी स्टूडेंट 4 ऑप्शन लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लिखिए आप, बी आर अंबेडकर, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो इन चार में से कौन सा राइट है कि जो संविधान सभा के उद्घाटन सेशन के अध्यक्ष थे? अगर जिन स्टूडेंट ने मेरे संविधान को पढ़ रखा है, संविधान की वीडियो को अच्छे से वॉच कर रखा है, तो उनका ऐसा क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। जिन्होंने संविधान की क्लास को वीडियो को यूट्यूब पर डाली हुई है 13-14 वीडियो, अगर उन्होंने अच्छे से वॉच कर रखा है तो उनका कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लगा भी दिया है, और डी ऑप्शन इसका राइट है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अब मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, अब मैं आपसे क्वेश्चन सीधा पूछता हूं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, और डेट थी 9 दिसंबर 1946। उसके बाद दूसरी मीटिंग हुई 11 दिसंबर में, तो उस मीटिंग में परमानेंट अध्यक्ष किसको बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप यहां पटेल के नाम पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी लिख सकते हो, आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्वेश्चन क्रिटिकल हो जाता है जब राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा दोनों लिखे हुए हैं, और BR अंबेडकर। तो यहां पर ऑप्शन में राइट क्या आएगा? डी राइट आएगा। क्या आएगा? डी राइट आएगा। संविधान सभा में कुल मेंबर कितने थे? अगर आपसे मैं पूछ लूं, यहां पर जनरली क्वेश्चन जब संविधान सभा लिख ही दिया है, तो संविधान सभा में कुल मेंबर कितने थे? स्पीड के साथ आंसर लगाइए अपने कमेंट बॉक्स में। संविधान सभा में कुल मेंबर। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉपिक पढ़ लिया और उसके बाद भी आप उसे वॉच कर रहे हो, याद करने के बाद भी आप उसे बार बार भूल रहे हो। आप संविधान सभा में कुल मेंबर बताइए। 389। कितने थे? 389। 389। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सभी स्टूडेंट। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। पहला क्वेश्चन आपके लिए, ओबरा बांध भारत में कौन सी नदी पर है? ओबरा बांध भारत में कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर है? सभी स्टूडेंट अपना गैस करें, और 4 ऑप्शन मैं आपको दूंगा, आपको बताना है कि कौन सी नदी पर ओबरा बांध है। 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, सोन नदी, यमुना, रिंद, गंगा। 4 ऑप्शन मैंने आपको ये दिए हैं, यानी कि सोन नदी, यमुना, रिंद और गंगा, यानी कि गंगा, इस तरीका से। तो बताओ सभी स्टूडेंट बताएं कि ओबरा बांध भारत में कौन सी नदी पर है? तो आपका आंसर आएगा रिंद नदी पर। कौन सी नदी पर? रिंद नदी पर यह बांध है, रिंद नदी पर। सोन, चलो यहां पर सोन लिखा हुआ है, तो सोन का कोई क्वेश्चन आपके याद आ रहा हो, आपके माइंड में मैंने आपको पहले लिखवा रखा हो, ऑफलाइन में इंडिया ज्योग्राफी में आपने पढ़ रखा हो, विविध एक्सप्रेस की क्लास में आपने पढ़ रखा हो, सोन नदी कहां से निकलती है। 2 क्वेश्चन सोन नदी के लिए इतने मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट है, सभी के याद रहने चाहिए। सोन नदी निकलती कहां से है और किस नदी में जाकर गिरती है? 2 क्वेश्चन इसके लिए मोस्ट वेरी। अगर सोन नदी से कभी कोई क्वेश्चन आ भी गया तो इन 2 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, सदाबहार क्वेश्चन है, इनसे ही यही क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं। सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, और कौन सी नदी में जाकर गिरती है? गंगा की सहायक है। ये बड़ा मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा की सहायक है। और नर्मदा भी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा जब निकलती है तो उसे निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता है। सतपुड़ा विंध्या पर्वत के बीच से बहती है, तो उसे निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, तो वो अरब सागर चली जाती है, सोन गंगा में आकर मिल जाती है। ये बड़ा मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट। और गंगा कहां जाकर गिरती है? तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप अपने कमेंट बॉक्स में, गंगा नदी कहां जाकर गिरती है? उसका अंतिम मुहाना कहां पर है? गंगा नदी कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए कि गंगा की अंतिम धारा का आपको पता नहीं है, नर्मदा कहां जा रही है। आपको नदियों का जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाएंगे। जब इंडिया ज्योग्राफी की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, यानी ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी क्लास चलेगी, तो उसमें आपको अच्छे से वॉच करना है, क्लियर। और इंडिया ज्योग्राफी एक बार पढ़ने के बाद इंडिया ज्योग्राफी का आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दो, किसी रेलवे का एग्जाम दो, पुलिस का एग्जाम दो, उससे कोई मैटर नहीं है। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपका भारत के भूगोल का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने मेरी क्लास को वॉच किया है और अच्छे से स्टडी किए, नोट्स बनाए और उन पर प्रैक्टिस की है, क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस भाग को भंग किया जा सकता है, यानी किसको भंग किया जा सकता है, किसको भंग किया जा सकता है, किसको भंग नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं वर्ड लगाना है सभी स्टूडेंट को, किसको भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है तो इसमें आपको 4 ऑप्शन यहां दिखाई देंगे और अपना गैस करना, आप लॉजिक लगाना, आप बताना आप सभी स्टूडेंट कि इनमें से आंसर कौन सा आएगा। क्वेश्चन है किसको भंग किया जा सकता, किसको भंग नहीं किया जा सकता है और लेकिन समाप्त किया जा सकता है, 4 ऑप्शन देखिए आप सभी स्टूडेंट, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, विधानसभा, यानी कि आपका राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और विधानसभा। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट बताइए आप अपने कमेंट बॉक्स में, ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 4 में बताइए इनमें वो कौन सा सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता लेकिन वहां से समाप्त किया जा सकता है। इन 4 में आंसर कौन सा राइट आएगा बताइए आप सभी स्टूडेंट। बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लगा भी दिया है, कुछ गलत भी लगा रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा विधान परिषद। विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते बट उस राज्य से समाप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन इस तरह से कंडीशन में बनता है। अब विधान परिषद का सृजन, एक क्वेश्चन मैंने आपको यहीं जोड़ दिया है। अगर मैं सृजन या उत्साधन वर्ड लिख दूं तो आपको अनुच्छेद इसका बताना है, वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें नए राज्य में विधान परिषद को लागू कराने का प्रावधान है, सृजन है, उत्साधन है। तो बताइए स्टूडेंट कि विधान परिषद का सृजन कौन से आर्टिकल में। बहुत बच्चों ने यानी कि आंसर लगा दिया है 169, आर्टिकल नंबर 169 में विधान परिषद का सृजन है। अगर यही क्वेश्चन में बदल दूं विधान परिषद की संरचना कौन से आर्टिकल में, संरचना कौन से आर्टिकल में, अब आपका आंसर क्या आएगा। अगर क्वेश्चन में विधान परिषद का गठन या स्ट्रक्चर कह के पूछा जाए तो कौन सा आर्टिकल आप लगाओगे, 171, 171। अगर आपसे सृजन कह के पूछा है, सृजन से मतलब होता है यानी किसी एक नए राज्य में विधान परिषद को लागू कराने का जो प्रोसेस, जो प्रावधान है वो 169 में है और इसकी स्ट्रक्चर 171 में है। अगर 170 की बात करोगे तो 170 में आपकी क्या चली जाएगी, विधानसभा का गठन कौन से आर्टिकल में, 170 में आता है, 170 में आता है। विधानसभा का गठन 170 में है और लोकसभा का गठन कौन से आर्टिकल में, लोकसभा का गठन बताइए स्टूडेंट 81 में है और राज्यसभा का कौन से में, 80 में है। अब आपके लिए क्वेश्चन एक नहीं था, आप इसमें गैस कर सकते हैं आप लोकसभा कौन से अनुच्छेद में आती है, लोकसभा का जो गठन है कौन से आर्टिकल में, 81 में है। राज्यसभा का जो गठन है कौन से में, 80 में है। विधान परिषद का गठन कौन से आर्टिकल में, 171 में है और विधानसभा का गठन कौन से 170 में और नए राज्य में विधान परिषद को लागू करना है सृजन 169 में है। क्लियर? तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आपका संविधान का भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे आप दरोगा का एग्जाम दो या उससे ऊपर किसी और कोई एग्जाम दो, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर आप बराबर विविध एक्सप्रेस की क्लास को वॉच कर रहे हो, आप कितना भी बड़ा टेस्ट दो, आप दरोगा को कोई एग्जाम नहीं, आप यूपीएससी का एग्जाम दो, अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, बट आपको क्लास के साथ जुटे रहना है, बराबर क्लास को वॉच करना है, अपने सारे वर्क छोड़कर 8:30 बजे विविध एक्सप्रेस की क्लास के साथ जुट जाना है। आपकी बराबर तैयारी, बराबर प्रैक्टिस यहाँ चलती रहे। अगर आपको एक टाइम भी नहीं मिल रहा है तो कम से कम क्लास को आप वॉच करें, क्लास को वॉच करोगे तो आप बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी उसे पकड़ भी जाओगे आप। क्लियर? आप क्लास भी वॉच नहीं कर रहे, बुक को भी आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो बड़ी गंभीर समस्या आपके सामने आ सकती है। क्लियर? सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। आगे देखिए आप, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा देश है, लिखिए सफिशिएंट, वह कौन सा देश है जिसने समुद्र के नीचे पहली बार अंतर महाद्वीप रेल का निर्माण किया है। लिखिए आप, वह कौन सा देश, वह कौन सा देश जिसने अंतर महाद्वीप, यानी समुद्र के नीचे, समुद्र के नीचे लिख सकते हैं आप, ये समुद्र के नीचे पहली बार, वह कौन सा देश जिसने समुद्र के नीचे पहली बार, समुद्र के नीचे
पहली बार अंतर महाद्वीप रेल का निर्माण किया है? रेल का निर्माण किया है। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आप 4 ऑप्शन देखकर बताइए वे कौन सी कंट्री है जिसने अंतर महाद्वीप रेल का निर्माण किया है। सभी स्टूडेंट लिखे फ्रांस, टर्की, रसिया और यूके। मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 कंट्री में आपको बताना है कि इनमें कौन सा देश है जिसने समुद्र के नीचे पहली बार अंतर महाद्वीप रेल का निर्माण किया है। क्लियर? तो सभी स्टूडेंट लगाएं टर्की। क्या लगाओगे आप? टर्की इसका आंसर आएगा। टर्की। बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में लगा भी दिया है और गलत भी लगाया है। क्लियर? टर्की इसका आंसर आएगा। टर्की की राजधानी और बता दो आप। अंकारा। और टर्की यूरोप का मरीज भी ये कहलाता है। यूरोप का मरीज रोगी कौन सी कंट्री कहलाती है? टर्की। और टर्की के लिए और भी क्वेश्चन है, इसकी मुद्रा कौन सी है? लीरा। यहां पर जो करेंसी चलती है यहां पर चलता है लीरा। टर्की से बहुत ज्यादा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि टर्की यूरोप का मरीज है, और इसकी जो मुद्रा भी पीछे बहुत ज्यादा गड़बड़ाई थी, मैंने आपको पीछे की एक्सप्रेस क्लास में बताया था। तो टर्की का क्वेश्चन एग्जाम में उठा लिया जाता है। और विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील भी टर्की के अंदर है, और टर्की को ही तुर्की बोलते हैं। हिंदी में तुर्की बोलते हैं, इंग्लिश में टर्की बोल देते हैं। क्लियर? जब टर्की तुर्की की यहाँ बात आ रही है तो इतिहास का एक क्वेश्चन मेरे याद आ गए, और सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाए। तो पहले भारत अटैक करने के लिए तुर्की आए थे या अरबी आए थे? मैंने क्वेश्चन आपको दिया, पहले भारत पर आक्रमण करने के लिए तुर्की आए, तुर्कों का आक्रमण पहले हुआ या अरबों का आक्रमण पहले हुआ? अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं सभी स्टूडेंट। बताइए आप, अरबी पहले भारत आए या टर्की पहले भारत आए? बहुत बच्चों ने आंसर लगा दिया है कमेंट बॉक्स में, अरबी पहला है। अरबी पहला है तो अरबी में पहले कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की, और उसके सिर्फ पहल उनके द्वारा है, और रही सही कसर किसने पूरी कर दी? तुर्कों ने पूरी कर दी। तो पहला तुर्की शासक कौन था जिसने भारत पर अटैक किया? पहला तुर्की शासक कौन था? बहुत बच्चों ने अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लगा भी दिए। पहला तुर्की शासक कौन था जिसने भारत पर अटैक किया? सुबुक्तगीन। बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लगा दिया सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का उसके बाद उसका कौन सा पुत्र भारत आया? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का पिता एग्जाम में पूछा गया है। महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या है? सुबुक्तगीन। और पहला तुर्की शासक जिसने सरहिंद के जयपाल के विरुद्ध अटैक किया कौन था? सुबुक्तगीन। उसके बाद उसका कौन सा पुत्र भारत आया? महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी तो जीएस के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार अटैक किया? 17 बार। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया। 1025 में जब सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया तो उस टाइम गुजरात का राजा कौन था जो गजनवी के अटैक को नहीं रोक पाया? भीम फर्स्ट। भीम फर्स्ट कौन से वंश का राजा था? चालुक्य वंश। चालुक्य में भी कौन सा? अनिल वाड़ के चालुक्य। इतिहास आएगा, प्रॉपर तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बट आपको पूरा यानी भरोसे के साथ क्लास के साथ जुटे रहना है, क्लास के साथ बने रहना है। क्लियर? आगे लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सभी स्टूडेंट, सुनामी का कारण क्या है? सुनामी आने का कारण क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनामी आने का कारण क्या बनता है, यानी सुनामी किस कंडीशन में, किस कारण से आती है? 4 ऑप्शन यहां आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप, तूफान से, भूकंप से, बवंडर से। बवंडर भूकंप का छोटा भैया, चक्रवात का छोटा भाई बवंडर, देखा ना आपने? बवंडर है कि बवंडर, भूकंप, तूफान, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। सुनामी आने का कारण 4 में से कौन सा बनता है? आपको बी ऑप्शन लगाना है। बहुत बच्चों ने बी कमेंट्स में लगा दिया है, भूकंप आएगा। क्या आएगा? भूकंप। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? क्वेश्चन आपके लिए है, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? क्वेश्चन ये है, जजिया कर पुनः लगाया। अब जजिया कर पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं,
अब जिन बच्चों ने इतिहास की क्लास ऑफलाइन में बहुत अच्छे से वॉच कर रखी है तो उनका तो जजिया कर का कोई क्वेश्चन गलत होगा नहीं। और जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को, थोड़ा सा वेट करें, धैर्य बनाकर रखें। इतिहास जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा आपको, जिस दिन आप प्राचीन से लेकर आधुनिक भारत तक इतिहास मुझसे आप पढ़ लोगे आप, फिर जीवन में आपका इतिहास का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने अच्छे से वीडियो को वॉच किया है और अच्छे से अपने नोट्स बनाए हैं और उन पर प्रैक्टिस की है। आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, वीडियो को अच्छे से वॉच करना पड़ेगा, अच्छे अच्छे फैक्ट जो है आपको लिखाएंगे वो आपको लिखने प्रॉपर तरीका से, वो आपको उनकी ज्वाइनिंग करनी है, एक दूसरे से पॉइंट को जोड़ना है, फिर आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जीएस का क्वेश्चन वहां ज्यादा गलत होता है जहां आप प्रॉपर क्लास को पढ़ने के बाद एक तरीका से प्रॉपर तरीका से जोड़ नहीं पाते आप। जिस बच्चे ने जीएस के हर टॉपिक को एक दूसरे पॉइंट को जोड़ना सीख लिया उसका जीएस का क्वेश्चन कभी गलत होता ही नहीं है। क्लियर? देखिए आप, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? पुनः कब लगाया? आपको यहां 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। 4 ऑप्शन में आप लगाओगे 1657, 1679, 1710, 1707, ये 1702 लिख दो आप। बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लगा दिया है यही 1679, वेरी गुड। 1679 में यही औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया। और यानी कि इससे पहले वह कौन सा बादशाह था जिसने हटा दिया था? अकबर। किस मुगल बादशाह ने पहली बार जजिया कर को हटाया? अकबर। और किस मुगल बादशाह ने पुनः लगाया? औरंगजेब। और किस मुगल बादशाह ने उसको अंतिम रूप दिया? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। जैसे जैसे इतिहास का टॉपिक आएगा प्रॉपर तरीका से आप मुगल साम्राज्य पढ़ोगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे, मुगल पढ़ोगे, उसके बाद यूरोपीय आगमन पढ़ोगे, मराठा पढ़ोगे, आपका 1857 की क्रांति आप पढ़ोगे, नेशनल मूवमेंट पढ़ोगे, 19वीं सदी का पुनर्जागरण पढ़ोगे आप। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये आपसे वादा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है या पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? 4 लिखिए आप। पहली ट्रांसजेनिक फसल, यह प्लांट कह के पूछ सकता है, मतलब सब एक ही निकलेगा। पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? तो मैं आपको यहां पर 4 ऑप्शन दूंगा। बहुत बच्चों ने तो क्वेश्चन यानी कि लिखते नहीं, सुनने के बाद ही तुरंत आंसर लगा दिया है। पहली ट्रांसजेनिक फसल लिखिए आप कौन सी है? मक्का, चावल, कपास, बैंगन, ब्रिंजल बोलते हैं आप। क्लियर? तो बताओ इन 4 में से कौन सी फसल सबसे पहली ट्रांसजेनिक फसल है? तो ऑप्शन आपका आएगा सी, राइट, कपास। तो सबसे पहले बीटी कॉटन, बीटी कॉटन। क्लियर? ट्रांसजेनिक फसल को बोलते हैं बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल। क्लियर? तो जब बीटी ब्रिंजल ट्रांसजेनिक फसल आई तो लोगों ने उसका काफी विरोध किया, क्योंकि यानी कि उसमें उत्पादन तो उनका ज्यादा है, जैसे बीटी ब्रिंजल को लगाया गया, इसमें एक ऐसा बैक्टीरिया ग्रो कराया गया जिससे इसकी पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब पैदावार ज्यादा बढ़ी तो उसके साइड इफेक्ट भी थे, तो विरोध हुआ और इस पर रोक लगा दी गई। कपास को तो आप खाते नहीं हो, तो कपास यानी बीटी कॉटन, इसमें ये तो इसका ट्रांसजेनिक चल रहा है बट इनका रुक गया है। क्यों रोक दिया गया है? क्योंकि इनके साइड इफेक्ट थे, इनको आपको ये सब्जी है, इनको आपको खाना पड़ता है। क्लियर? आगे लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप क्वेश्चन। रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत है, सभी स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन बताओगे जो अभी आपने 2 दिन 4 दिन पहले पढ़ लिया है। सिर्फ मैंने आपसे पूछा रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन नहीं दूंगा। शुरुआत कहां से हुई है, कहां से हुई? तो अपने कमेंट बॉक्स में लगाइए आप। रैयतवाड़ी व्यवस्था एक प्रकार की लगान व्यवस्था है। प्रत्येक वर्ष लगान वसूली होगी, अंग्रेज अधिकारी के द्वारा होगी। क्लियर? और इसके जनक भी मैंने आपको लिखवाए थे, थॉमस मुनरो व कैप्टन रीड। अब सिर्फ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कहां से है, तो आप क्या लगाओगे? तमिलनाडु के 12 महल से है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, सिविल में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तमिलनाडु के 12 महल, 12 महल से इसकी शुरुआत। तमिलनाडु के 12 महल से इसकी शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 4 मीनार का निर्माण किसने कराया? तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि 4 मीनार भारत में कहां पर है, वो आप लगाओगे। तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि 4 मीनार का निर्माण
किसकी देन है? चार मीनार का निर्माण करने वाला यानी कि निजाम कौन था? कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण हुआ है। तो स्टूडेंट बताइए चार मीनार कहां पर है? हैदराबाद। कहां पर है? हैदराबाद। क्लियर? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे आप, कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी का राइटर, कादम्बरी किसने लिखा है? कादम्बरी एक रचना है, तो इसका राइटर कौन है? इसका सामने आप आंसर लिखोगे। कादम्बरी के राइटर कौन है? बाण भट्ट। क्या लिखोगे आप? बाण भट्ट। तो बताइए बाण भट्ट किस राजा के दरबार में थे? बहुत क्वेश्चन है, आप जोड़ते चले जाओगे आप। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। क्लियर? नेक्स्ट लिखोगे आप, मलिक मोहम्मद जायसी किसके दरबार में थे? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने क्या लिखा? पद्मावत के राइटर भी कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है, यानी रचना भी इनकी लिख सकते हैं पद्मावत। पद्मावत की रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। और क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए किसके दरबार में थे? किसके दरबार कह के पूछ सकता है, समकालीन कह के पूछ सकता है। तो बताइए सभी स्टूडेंट कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके दरबार में थे या किसके समकालीन थे? तो आपका आंसर क्या आएगा? बहुत बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लगा भी रहे हैं और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि इनकी बहुत जोश के साथ आंसर उन्होंने लगाया है। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। अब शेर शाह सूरी जैसे आपके सामने आया तो जो बच्चे यूपी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी दरोगा में शेर शाह सूरी के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस शेर शाह सूरी से यूपी दरोगा के प्रीवियस में पहले सेट में पहले एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। क्लियर? तो क्वेश्चन था, शुद्ध चांदी का रुपया किसने चलवाया? शेर शाह सूरी। जीटी रोड का निर्माण किसने कराया? शेर शाह सूरी। रेतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू कराई? रेतवाड़ी व्यवस्था इसकी थी। और इसका मकबरा कहां पर है? सासाराम, बिहार। सासाराम, बिहार। क्लियर? इसका क्वेश्चन था कि जीटी रोड का निर्माण इसने कहां से कहां तक कराया? दिल्ली यानी यूपी दरोगा में क्वेश्चन आया था कि शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कहां से कहां तक कराया। आपसे इतनी अपेक्षा की जाती है, अगर आपने टॉपिक क्रम से पढ़ा हुआ है तो कोई भी एग्जाम आपके लिए हार्ड नहीं है और परीक्षा आपकी पास हो जाएगी। शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कहां से कहां तक कराया? आगरा से सासाराम, आगरा से सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सभी स्टूडेंट, लिखिए आप सभी स्टूडेंट, यही सभा और समिति, सभा और समिति दोनों, सभा और समिति लिखिए आप, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ऐसे लिखोगे आप। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। कौन से वेद में वर्णन है? कौन से वेद में ऐसा वर्णन लिखा हुआ है? वो वेद आपको बताना है। कौन सा वो वेद है जिसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बोला गया है? कौन से वेद में इनका वर्णन है? तो आप 4 ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आपको लिखना है अथर्ववेद। अथर्ववेद। अगर मैं आपसे यही पूछ लूं, जादू टोना कौन से वेद में आता है? जादू टोना कौन से वेद में? तंत्र मंत्र की विद्या भी कौन से वेद में है? अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट लिखोगे आप, कलकत्ता की स्थापना कौन सी सन में हुई है? कलकत्ता की स्थापना कौन सी सन में हुई है? लिखिए आप सभी स्टूडेंट, कलकत्ता की स्थापना कब? इसमें 4 ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट लिख लीजिए आप 1690 में। और कलकत्ता की स्थापना है, कलकत्ता के संस्थापक कौन कहलाए? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगा भी सकते हैं आप। बहुत स्टूडेंट के याद भी है कि कलकत्ता फाउंडर कौन था? जॉब चार्नक। इसके संस्थापक कौन थे? जॉब चार्नक इसके फाउंडर हैं कलकत्ता। क्लियर? कलकत्ता शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? एक क्वेश्चन ये भी है, कलकत्ता शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सभी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखिए आप, मुगलों से हैदराबाद को स्वतंत्र करने वाला कौन था? यह क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है। मुगलों से यानी मुगल एम्पायर से, मुगल साम्राज्य से हैदराबाद को आजाद करने वाला निजाम कौन था?
आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लगाएं। वो बच्चे लगा सकते हैं जिन्होंने इतिहास की क्लास को यहाँ प्रॉपर पढ़ा हुआ है, रजिस्टर बहुत अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, और बाकी जो बच्चे अभी ज्वाइन किया है वो थोड़ा सा धैर्य रखें, उन्हें इतिहास भी ऐसे ही पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, कभी जीवन में आप इतिहास नहीं भूलोगे। आप जो भी आप सब्जेक्ट मुझसे पढ़ोगे, या आप एसएसटी का सब्जेक्ट पढ़ो या साइंस का पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट आपका कमजोर नहीं होगा अगर आपने बराबर मेरी वीडियो को वॉच किया है, और मेरी आवाज आपको आपके एग्जाम हॉल तक भी आपको उस टाइम भी सुनाई पड़ेगी। क्लियर? मुगलों से हैदराबाद को आजाद करने वाला कौन था? निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क या चिनकिलिच खां भी इसे कहते हैं, निजामुल मुल्क या चिनकिलिच खां। सभी स्टूडेंट इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। नेक्स्ट लिखिए आप, आजकल दल बदल ये एक वर्ड बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस, जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार में कुछ दल, कुछ विधायक कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस सरकार से राजस्थान में नाराज हैं और उस पार्टी से वो अलग हो रहे हैं, और वहां पर दल बदल का कानून लगने का पूरे यानी कोर्ट तक भी केस पहुंच गया है। यानी कांग्रेस राजस्थान सरकार के वहां के जो विधानसभा वहां के स्पीकर ने उनके लिए नोटिस भी जारी कर दिया है और कोर्ट के लिए भेज दिया है, और सुनवाई हियरिंग चल रही है कि इन्होंने दल बदल का उल्लंघन किया है, दल बदल पर इन पर लगना चाहिए और इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। क्लियर? तो पहले आप सबसे पहले तो आप ये अभी आपने संविधान पहले पढ़ा भी है कि दल बदल से मतलब है अपनी पार्टी, दल बदलो, अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाकर सपोर्ट करना, दल बदलो। तो दल बदल का जो कानून है, दल बदल का कानून कब लागू हुआ देश के अंदर, कौन से नंबर का संशोधन, ये सबके याद है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत, 1985 के अंतर्गत। पहला फैक्ट तो आपके ये सिर्फ यही याद करना है कि दल बदल का कानून कौन से संविधान संशोधन में लाया गया, 52। कौन सी सन में लाया गया, 1985। कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। लेकिन उस टाइम इसमें दल बदल में एक नियम था कि 1/3 सदस्य अगर एक साथ जा रहे हैं तो दल बदल के वो श्रेणी में नहीं आते हैं। 1/3 सदस्य अपनी पार्टी को छोड़कर एक साथ 1/3 मेंबर एक साथ जा रहे हैं तो उन पर दल बदल का कानून नहीं लगता है। अब ये बदल कर अब वर्तमान इसको क्या कर दिया है, अब ये कर दिया 2/3 सदस्य। कितना कर दिया है? अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ जा रहे हैं तो उन पर भी दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। पहले ये कंडीशन थी 1/3। ये सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में उसमें नोट कर ले कॉपी में कि दल बदल में पहले नियम था 1/3 मेंबर, अब नियम है 2/3 मेंबर। 2/3 मेंबर अगर एक साथ जा रहे हैं तो दल बदल का कानून उन पर लागू नहीं होता है। तो सभी स्टूडेंट इसे नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें। लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर देखो आप, बड़ा आसान क्वेश्चन आपके सामने। मुख्यमंत्री, सीएम की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में होती है? सीएम की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में होती है? वो कौन सा आर्टिकल आएगा? 164 कौन करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए सभी स्टूडेंट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अगर मैं आपसे यही पूछ लूं राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, बड़ी चैन बनाते चले आप चाहे। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसको नियुक्त कौन करेगा? बताइए आप, राज्यपाल को नियुक्त कौन करेगा? सभी स्टूडेंट अपने कमेंट बॉक्स में लगाएं, बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन है। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? एक राज्यपाल का जो पद होता है प्रसाद पर्यंत पद होता है, और ये पद किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और भी है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी कि नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। तो 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए यहां पर आपको मिल रहे हैं कि आप इनका आर्टिकल लिखोगे कि राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त कौन से आर्टिकल में करता है। एक क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप, अपनी कॉपी में भी आप लिख सकते हो आप रिमाइंड के लिए। एक क्वेश्चन आपके लिए कि राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाएगा, ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में, ये आपको बताना, ये आपके लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन आपका और लास्ट देखोगे आप, इससे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। आर्टिकल लिखोगे आप अनुच्छेद 352, बहुत सदाबहार है, 356, 360, तीनों ही आर्टिकल आपके लिए बहुत सदाबहार हैं। तो बहुत बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लगा भी सकते हैं। 352, 356, 360। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात,
राष्ट्रीय आपात और इसमें राज्य आपात और इसमें आपका वित्तीय आपात। आज तक कौन सा आपात नहीं लगा है? वित्तीय आपात आज तक नहीं लगा है। अगर सभी स्टूडेंट, अगर आपको आज ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।